बच्चों, कल हमने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट किया था, लेकिन कल जो वीडियो था वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। उसमें ऑडियो जो है ना बहुत ज़्यादा पुअर हो रहा था। अब समस्या ये है कि वो समझ में नहीं आया। तो आज मैंने जूम सेशन में भी बच्चों से बात की थी, तो हुआ ये था कि जो जूम सेशन में भी बच्चों ने यही कहा कि सर ऑडियो क्लियर नहीं था। अब क्या समस्या है, क्यों ऐसा था? या तो माइक कनेक्ट करना भूल गया था, लेकिन माइक में दो दो वीडियो में कनेक्ट करना भूल जाऊँ ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जो 11th क्लास वालों का वीडियो गया था वो भी पुअर था, है ना। अब या तो कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो हम आज फिर से उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, एकदम शुरू से ऑल्टरनेटिंग करंट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज फिर से, है ना। हाँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के बेसिस पर क्वेश्चंस हर साल जरूर आते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी इस पर दो आ जाते हैं, और कभी कभी कॉम्प्रहेंसिव में तीन तीन भी आ जाते हैं। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एकदम रिपीट कर रहा हूँ जीरो से। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर में आप कंटेंट वाइज तो आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप वर्ड्स वाइज कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि भाषा जो है ना वो रोज़ अलग अलग होती है? चलिए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। देखिए नाम क्या है, ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग, अब ये ऑल्टरनेटिंग इटसेल्फ इंडिकेट्स कि कुछ ऑल्टरनेट हो रहा है ना। देखिए अब मैं यहां पर सबसे पहले बात करूंगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मस्ट टू प्रेजेंट इन अ सर्किट, टू फ्लो करंट। अगर करंट फ्लो करना है तो सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मस्ट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दो टाइप के होते हैं, पहला टाइप और दूसरा टाइप। पहले टाइप में क्या होता है, डीसी ईएमएफ, जो कि हम लोग बहुत सारा पढ़ाई कर चुके हैं। डीसी ईएमएफ क्या होता है? कोई बैटरी होती है या सेल होता है। तो बैटरी या सेल जो होता है उसका जो ईएमएफ का ग्राफ आता है वो बेटा ऐसा आता है, दिस इज डीसी ईएमएफ, है ना। सेकंड वाला जो है एसी ईएमएफ होता है। एसी ईएमएफ क्या वेरिएबल होता है, इसको टाइम के साथ में बदलना होता है। कैसे कैसे बदलता है? जो सबसे सिंपल एसी ईएमएफ है उसे कहते हैं साइनसोइडल, और हम यही पढ़ेंगे, साइनसोइडल ही पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ईएमएफ हम अलग तरह के काम में भी लेते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर, लेबोरेटरीज में, और कभी कभी मेडिकल साइंस के अंदर अलग तरह के एसी ईएमएफ भी काम में लिए जाते हैं, जैसे स्क्वायर टूथ एसी ईएमएफ। ये क्या, एसी इस तरह से चेंज होता है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम सेगमेंट कांस्टेंट रहता है, फिर नेगेटिव होता है, इस तरह से चेंज होता है, इसे कहते हैं स्क्वायर टूथ एसी। कई बार ट्रायंगुलर एसी होता है ना, ट्रायंगुलर ऐसे चेंज होता है। कई बार शॉर्ट टूथ एसी होता है, एज पर रिक्वायरमेंट होता है ना, जैसी आवश्यकता होती है ना वैसा होता है, जैसी आवश्यकता होती है वैसा होता है, ये शॉर्ट टूथ एसी कहलाता है, राइट। इस तरह से अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि हम जो है ना इसको तो बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, लेकिन ये सब आपके कोर्स में नहीं है ना। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे चीज़ों को, कि सबसे पहले एसी ईएमएफ जो होता है, साइनसोइडल एसी ईएमएफ, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन ऑफ साइनसोइडल एसी ईएमएफ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ साइनसोइडल एसी ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ साइनसोइडल एसी कैसे होगा, देखिए आपको मैं बताऊंगा।
देखो क्या होगा, अपन क्या करते थे, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे पहले किया था कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया था, मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल लगाई थी, ध्यान है, ये आपको मैंने उसमें पढ़ाया था, किसमें, ईएमआई में, है ना, कि एक कॉइल लगाई थी, कॉइल पर हमने एक शाफ्ट लगाया था, इसको घुमाया था तो एसी ईएमएफ पैदा हो गया था। क्या था, फर्स्ट स्टेप फाई था, मैग्नेटिक फ्लक्स एन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर था, फिर हमने इसको लिखा था एन बी ए कॉस थीटा, फिर हमने इसको लिखा था एन बी ए कॉस ओमेगा टी, है ना बेटा, ये चीज हुई थी फाई बराबर, अभी आपका फाई बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी आ गया, करेक्ट। इसको हम कहेंगे फाई इक्वल टू फाई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा, कोसाइन कर्व आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। नाउ ई इक्वल टू व्हाट, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट विल बी वेरी ऑब्वियस, प्लस फाई नॉट ओमेगा कॉस, सॉरी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। आप इसका डिफरेंशियल करिए नियम से, फाई नॉट है ना, माइनस डी फाई अपॉन डी टी है, ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। माइनस डी फाई अपॉन डी टी में आप माइनस रखेंगे, डी फाई अपॉन डी टी जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट विल कम आउट, इसको हम कहेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा, इसे हम कहते हैं साइनसोइडल कर्व। अब देखिए यहां से हमारे को 2-3 रिजल्ट निकल के आते हैं। रिजल्ट क्या निकल के आते हैं, जो पीक वैल्यू है मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की पीक वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की पीक वैल्यू है NBA, तो पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि कल का लेक्चर मैंने पढ़ाया ही नहीं, है ना, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये है आपका NBA, राइट। ई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ AC EMF, पीक वैल्यू ऑफ क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड AC EMF, है ना, EMF। तो पीक वैल्यू आपका आएगा NBA ओमेगा। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कि आजकल क्या ये रिकॉर्डिंग का डर लगने लग गया मेरे को, चल तो रहा है भैया, ठीक है, चल रहा है, बोर्ड भी क्लियर है, चलिए ठीक है। तो ये आपका पीक वैल्यू है। अब आप देखिए, आपको हमने फाई इक्वल टू कहा फाई नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना, ई इक्वल टू हमने कहा ई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटे इस कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी में फेज डिफरेंस जो है ना वो पाई/2 का है, फेज डिफरेंस जो है वो पाई/2 का है। पाई/2 का फेज डिफरेंस होने का मायना क्या है, पाई/2 का फेज डिफरेंस होने का मीनिंग बड़ा आसान सा है कि जिस समय मैग्नेटिक फ्लक्स अधिक मैक्सिमम होगा उस समय ई मिनिमम होगा, जब वो एक मिनिमम होगा तो दूसरा मैक्सिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा, है ना, एक साथ दोनों कभी मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होंगे। ये फेज डिफरेंस पाई/2 का मतलब होता है, ठीक है जी। चलिए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। मैं सोचता हूँ आज शायद ऑडियो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि कल भी मेरे को अच्छे से ध्यान है कि मैंने माइक वगैरह सब लगाया था, फिर भी पता नहीं दोनों बैच में डिस्टर्ब हुआ, है ना, नॉट ओनली इन योर बैच, 11th वाले में भी डिस्टर्बेंस आया। चलिए आप देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूज ऑफ AC EMF एंड करंट, AC EMF एंड करंट। देखो बेटा एक बात सुनो, इन जनरल हम बात करेंगे करंट की। पता है करंट को हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने AC EMF अभी डेवलप करके लिखा ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा। करंट को पता है मैं क्या लिखूंगा, करंट को लिखूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। ये प्लस माइनस थीटा कुछ होगा, इसको मैं लिखूंगा, हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, है ना। हाँ
तो अब ये प्लस माइनस थीटा कुछ क्या आएगा, फेज डिफरेंस आएगा, है ना, ये कुछ आएगा जो हम अभी बताएंगे आपको। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आपको मैं ये अभी से थोड़ा सावधान कर देना चाहता हूँ, दिस एंटायर चैप्टर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज बेस्ड ऑन फेज डिफरेंस। इस चैप्टर में सारा का सारा गेम फेज डिफरेंस से होगा, है ना। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बहुत ही आसान है, इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, मतलब ये डिफ़िकल्ट नहीं है ना। ये फेज डिफरेंस वाली चीज़ बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपने इसको सिस्टम बिगाड़ करके चालू किया काम, जैसे आपने रेगुलरिटी छोड़ दी, फिर आपको ये चैप्टर मुश्किल हो जाएगा, है ना। रेगुलरिटी छोड़ने पर तो फिजिक्स का कोई भी चैप्टर मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर आप रेगुलरिटी छोड़ेंगे, नियमितता छोड़ेंगे, तो फिजिक्स का कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर आप नियमितता और रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो फिजिक्स का कोई भी चैप्टर आसान बना रहेगा। फिजिक्स का क्या, सारे सब्जेक्ट का यही हाल है भैया, केमिस्ट्री मैथ्स में भी यही हाल। चलो अब हम बात करेंगे सबसे पहले एसी ईएमएफ और एसी करंट की। तो सबसे पहले मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या है। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। देयर मे बी एनी फेज दैट वी डोंट नो राइट नाउ, बट व्हेन द थिंग्स विल कम वी विल नो, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 2, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। देखिए एवरेज वैल्यू की मैं बात कर रहा था। ई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0, आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। ओके, चलिए तीसरे नंबर की बात करेंगे, एवरेज वैल्यू फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो बेटा, जैसे ये आपका साइनसोइडल कर्व था, यहां से ये 0 था, यहां से ये t था, तो ये t/2 है, ये प्लस है, ये माइनस है, करेक्ट। अब आप देखो ये e है, तो एवरेज वैल्यू फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है आप यहां से लेके यहां तक का एवरेज निकालेंगे। नेगेटिव का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज निकालेंगे। तो मैं देखिए पॉजिटिव का एवरेज निकाल रहा हूँ, आप लोग एवरेज निकालना सब जानते हैं। मैं देखिए ई एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलूँगा। देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ से लेकर जहाँ तक का एवरेज निकालना चाहते हैं, सबसे पहले उसका सम करो, सम कर दिया, फिर सम करके आप रेंज का भाग लगाएंगे, रेंज को डिवाइड करेंगे। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे इसको हम सबसे पहले सम करेंगे एवरेज के लिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम ई डी टी। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे? 0 से t/2 तक। वाई ओनली अप टू t/2? बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना। यस, अपॉन आपका गैप ऑफ द टाइम t/2 टू 0, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल का आएगा। अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, आप चेक करेंगे। मैं लिख रहा हूँ 0 से t/2, ये तो लिमिट है बेटा। ई को लिखूंगा E0 साइन ओमेगा टी dt, और यहाँ लिखूंगा t/2। आप चेक करें, ये एवरेज पॉजिटिव, ये आएगा 2/t। E0 को बाहर निकाल दीजिए, है ना। अब आप इंटीग्रेशन करिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। लिमिट है आपका 0 से t/2। ओके, अब देखिए आप, मैं इसको लिख देता हूं -2E0 अपॉन टी ओमेगा। अंदर बेटा कॉस है, कॉस को मैं लिख रहा हूं कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना।
अपर लिमिट में पहले आपने टी लिखा यहाँ पे, इट इज इक्वल टू -2E0 अपॉन टी ओमेगा, है ना, cos ओमेगा t/2, cos ओमेगा t/2 ओमेगा को। अच्छा एक काम करो ना, अपन यहाँ पे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, यहीं पे आप जो है ना ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए। हाँ, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टी को टी लिख रहा हूँ, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे भी cos ओमेगा की वैल्यू लिख देता हूँ 2π/t, तो 2π/t लिखूंगा तो t से t हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, फिर यहाँ पे -cos 0 आ जाएगा, तो ये t से t चला गया आपका, ये आ जाएगा -E0 अपॉन पाई, -1 तो ये माइनस प्लस आ जाएगा, ये आप देखना जरा, +2E0 अपॉन पाई आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आप नेगेटिव हाफ साइकिल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल का करंट का निकालेंगे ना, अगर आप करंट के पॉजिटिव हाफ साइकिल निकालेंगे तो भी यही आएगा, आई एवरेज प्लस ये आएगा 2I0 अपॉन पाई आएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल का निकालेंगे तो ऐसा ही आएगा, करेक्ट। चलिए आप नेगेटिव हाफ साइकिल का निकालिए। अब कोई खास दमदार बात नहीं है, नेगेटिव हाफ साइकिल का आप समझ गए होंगे, मैं कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेशन की लिमिट लगाऊंगा, t/2 से +t तक, बस t/2 से t तक लगाया गया ना, तो आई विल गेट द लिमिट अप टू दिस लेवल, राइट। तो मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूंगा एक बार, 4th नंबर, एवरेज वैल्यू ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल, तो देखिए आप, मैं इसको कर रहा हूं ई एवरेज नेगेटिव। ई एवरेज नेगेटिव का मतलब है कि E0 sin ओमेगा t dt, आप लिमिट बनाइए t/2 से कैपिटल T का, और यहाँ पे आप डिफरेंस कर दीजिए t से t-2, बस यही आंसर आएगा, एंड यू विल गेट दिस माइनस, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, है ना, -2E0 अपॉन पाई, ये आपका आंसर आएगा। जब आप करेंगे ना इंटीग्रेशन, एवरीथिंग विल बी सिमिलर, है ना, सारे स्टेप्स एग्जैक्टली आएंगे, बस यहाँ पे जब आप t की वैल्यू रखेंगे तो आप कैपिटल T रखेंगे, वहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे आप t/2 रखेंगे, एंड फिर आप प्रॉपर वैल्यूज के साथ में उसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर ये आ जाएगा, राइट। आप आई एवरेज नेगेटिव निकालेंगे तो भी यही आएगा, है ना, -2I0 अपॉन पाई। देखो आपको थोड़ी देर पहले मैंने एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल की बताई थी, पूरे साइकिल की जो एवरेज वैल्यू मैंने बताई थी वो क्या बताई थी, 0 बताई थी। अब आपके आधे साइकिल की ये आ गई। अब आपको मैं ये अच्छा ये पता है क्या होता है, ये आपके स्कूल वाले पूछ सकते हैं, आपके बोर्ड में भी एग्जाम में आ सकता है ना, फाइंड आउट दी एवरेज वैल्यू फॉर दी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC EMF और AC करंट, कुछ भी मांग सकते हैं मतलब वो आपसे, राइट। चलिए अब देखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि बोर्ड में हर ऑल्टरनेट ईयर में आता ही आता है, वो मैं बताना चाहता हूं आपको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्योंकि एक्चुअल में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, क्योंकि इसी को हम मेजर करते हैं और AC में रूट मीन स्क्वायर की ही बात की जाती है। और आपको मैं बताऊं कि सारे स्पेसिफिकेशंस जो दिए जाते हैं वो भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज में ही दिए जाते हैं। हाँ, तो आप देखिए AC का जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब सबसे पहली बात तो जब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब मैं पढ़ाता हूं तो सबसे पहले जो मेरे को दिमाग में आती है वो अंग्रेजी भाषा की जो है ना उल्टा स्टाइल का मतलब दिमाग में आता है मेरे को। अंग्रेजी भाषा है ही उल्टी, इट इज टोटली नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज। मैं कहता हूं कि अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा की तो बहुत ही जो है ना वेल मतलब शेड्यूल्ड एंड साइंटिफिक लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज।
देखिए कैसे, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अब आप इसको देखो, रूट मीन स्क्वायर है ना, पता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग माध्य मूल। इसका मतलब वर्ग है, माध्य है और मूल है। तो हिंदी में ऐसे बोला गया, अंग्रेजी में ऐसे बोला। ये अंग्रेजों की तो खोपड़ी खराब होती है, लेकिन बोलते यही हैं। अब अपन क्या करें, अपने तो बना ही नहीं अंग्रेजी लैंग्वेज। मैं तो बेचारा पढ़ा भी हिंदी मीडियम में, एकदम जो है ना, जहाँ का सबसे खराब स्कूल बोला जाता था, जयपुर का सबसे लोअर लेवल का स्कूल होता था, जयपुर के अंदर रहता था, तो वहाँ का सबसे लोअर लेवल का स्कूल था मोती कटला स्कूल। क्या नाम था स्कूल का? नाम मोती कटला स्कूल। वहाँ पे पढ़ता था, शुद्ध हिंदी भाषा होती थी, है ना? हाँ, शुद्ध हिंदी भाषा। अब देखो, आप कहोगे सर कहाँ हिंदी और अंग्रेजी के चक्कर में पड़ गए, आप तो फिजिक्स पढ़ा दो हमको। बेटा फिजिक्स ही पढ़ाएंगे राजा, लेकिन अब यहाँ चक्कर है, तो मैं बताऊँ क्या करूँ। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, पहले वर्ग करेंगे, फिर माध्य करेंगे, फिर मूल करेंगे, है ना? हम अंग्रेजी में क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर रूट लेंगे। मतलब रूट इज द लास्ट स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकंड स्टेज, दिस इज द थर्ड स्टेज, राइट? हिंदी में दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकंड स्टेज, दिस इज थर्ड स्टेज। तो इसलिए मुझे इस बात को जो है ना, वर्ग माध्य मूल बोलना ज़्यादा पसंद है मेरे को, है? तो देखिए मैं कर रहा हूँ, ERMS कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। I am going to define ERMS. First I am going to define ERMS. ERMS. सबसे पहले स्क्वायर करो जी, तो डू स्क्वायर, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ई स्क्वायर, ठीक है? ई स्क्वायर हो गया, यानी वर्ग हो गया। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो स्क्वायर हो गया। अब हम माध्य निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन का मतलब एवरेज, 0 से t तक आप इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन हो गया। अब आप t से डिवाइड कर दो, तो आपका मीन आ गया। अभी आपके दो काम हो गए, है ना? मतलब स्क्वायर हो गया, मीन आ गया। तीसरा स्टेप आपका बचा है रूट लेने का, तो मैं रूट ले लेता हूं। ये आपकी डेफिनेशन है ERMS की। अगर आपको IRMS लिखना है तो भी डेफिनेशन यही आएगी, IRMS। फंडामेंटल डेफिनेशन यही होगी बेटा। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन नहीं, सबसे पहले स्क्वायर करो, सबसे पहले स्क्वायर करो। IRMS सबसे पहले स्क्वायर करो, है ना? स्क्वायर करने के बाद इंटीग्रेट करो, 0 से t तक करो, फिर t का भाग लगाओ। ये है, तो आप ऐसे करिए, है ना? ये बात है। अब देखो मैं इसको कर रहा हूं, आप लोग चेक करना मेरे करने को। ये बेटा 1/2 है। उदी बाबा मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1/2 है, रूट है बेटा, स्क्वायर नहीं है यार। हाँ 1/2 है ना? आप लोग ऐसे मेरा ध्यान रखा करो। मैं कभी कभी रूट को 2 लिख देता हूँ। अब सोच लो क्या हो गया, √2। चलिए अब मैं इसको जो है ना बढ़ा रहा हूँ। आई विल राइट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट E इक्वल टू, चलिए यहाँ एक बार लिखेंगे हम। वैसे मेरी इच्छा तो नहीं हो रही। हाँ इतना भी क्या करना अब, है? अब आप लोग बड़े बड़े लोग हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, है ना? आप लोग सब जानते हो, क्या क्या जानते हो आप लोग जानते हैं ये E बराबर E0 साइन ओमेगा t। इसको यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये रूट है ना, रूट में से मैं E0 को बाहर निकाल दे रहा हूँ, और ये t है ना, इसको भी बाहर निकाल दे रहा हूँ। ये आ गया। हाँ अब मैं यहाँ इंटीग्रेशन में कर रहा हूँ, इसको तो मैं ब्रैकेट में रखूंगा। इंटीग्रेशन में करूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, 0 से t तक, है ना? और फिर इसका अंडर रूट तो रहेगा भैया, ठीक है? आप लोग जांच करिए। चलिए अब जरा मैं इसको E0/√t कर दूं बेटा, तो देखो क्या होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा t आएगा 1 - cos 2 ओमेगा t/2, 0 से t तक। और इंटीग्रेशन का तो अभी करना ही है, अभी इंटीग्रेशन हुआ थोड़ी है। 0 से 1, सॉरी
ये इसका अंडर रूट आएगा ना हाफ, 1/2 पावर, 1/2, राइट। तो आप देख लीजिए ई आर एम एस बराबर ये आएगा, आप 2 को इधर ले आइए, तो ई नॉट अपॉन, मैं 2 को बाहर निकाल दे रहा हूं, है ना, तो √2 एंड √t आ जाएगा, है ना। अब आप इंटीग्रेशन करिए ईमानदारी से, तो एक t आएगा, एक आएगा माइनस, तो माइनस तो है ही, कॉस का साइन आएगा शायद, है ना, हाँ, तो साइन 2ωt अपॉन 2ω, चेक करिए आप। अब आप इसकी लिमिट बनाएंगे 0 से लेके कैपिटल T तक, करेक्ट, हाँ जी, और फिर अंडर रूट भी करेंगे आप ऊपर से, देखो उसका इंटीग्रेशन कर दिया, वो 2 को बाहर निकाल दिया, जो 2 था ना उसको बाहर निकाल दिया। ये घोटाला कर दिया क्या मैंने कुछ, या सही सही किया है? साइन स्क्वायर ω t को मैंने ठीक ही तो लिखा है, हाँ ठीक लिखा है मैंने, कोई घोटाला नहीं है, सही है। अब देखो E नॉट इक्वल टू √2 √t, अब आप वैल्यू रख दो बस। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आज, जो हमेशा हमेशा के लिए आप लोग तय कर लेना, वो बात कभी भी गलत नहीं होगी। ये आप लिखिए t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, आपका एक स्टेप आ गया। अगला स्टेप देखिए, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो साइन कोसाइन, साइन कोसाइन, ओनली साइन कोसाइन, सॉरी, साइन एंड कॉस, इसकी जो साइक्लिक वैल्यू जाएंगी, है ना, उसका सम हमेशा 0 आता है, मतलब साइक्लिक इंटीग्रल हमेशा 0 आएगा, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस, तो देखो साइन अगर कोई ω t करे, कॉस ω t करे, साइन n ω t करे, कॉस n ω t करे, है ना, ये सब साइन ω t, कॉस ω t, साइन n ω t, कॉस n ω t, इनकी साइक्लिक वैल्यूज का जो इंटीग्रेशन आएगा वो 0 आएगा, हमेशा 0, हमेशा 0। तो साइक्लिक वैल्यूज का इंटीग्रेशन हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, पक्का पक्का 0 आएगा, है ना, यस। तो ये इट विल 0। अच्छा, स्क्वायर लग जाए तो फिर नहीं आएगा जी, अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको इसके बारे में कुछ और भी बताऊंगा। तो बेटा यहाँ पर जब आप वैल्यूज रखेंगे ना इसकी t एंड 0, ये 2ω तो कॉमन आ जाएगा, वैल्यूज रखेंगे तो अल्टीमेटली इट विल कम आउट टू बी, देखना दिस 0 ही आएगा वहां पे, यानी कि कुल मिला के आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अंडर रूट तो है ही ना, ऊपर अंडर रूट है, तो मैं पता है क्या बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा E नॉट अपॉन √2 √t, और इसके अंदर √t आएगा, यानी योर आंसर विल कम दिस E नॉट अपॉन √t। ये बेटा ERMS है, ये ERMS है। अगर आप IRMS निकालेंगे तो भी यही आएगा, तो ये ERMS आया, मैं ERMS को यहाँ लिख देता हूँ, ERMS, IRMS, इसको I नॉट अपॉन √2 बोलेंगे, राइट, है ना। चलिए ये आपका RMS हो गया। अब मैं इसकी एक वैल्यू के बारे में और बात करूंगा, जो वो कभी कभी पूछ लेते हैं, वो पूछ लेते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू। आप जब मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो करेंगे तो यही सब कुछ, बस केवल अंडर रूट नहीं लेंगे, है ना। हाँ, तो आई का अगर आप RMS निकालेंगे ना, IRMS, तो भी यही आएगा, IRMS भी बेटा यही आएगा, I नॉट अपॉन √2, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इन ऑल AC सर्किट्स वी जनरली कंसीडर RMS वैल्यूज, हम कभी भी पीक वैल्यू या इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते हैं। देखो बेटा, चलो हम इसको अच्छे से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखवा देते हैं इस बात को, है ना, जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए चीज हो जाए। जितने भी AC के क्वेश्चन हैं
उसमें जब तक कुछ नहीं बोला जाए, जितनी भी एसी के बातें होंगी, डिस्कशन होगा, जितनी भी बात हम एसी वाले चैप्टर में करेंगे, तो करंट या ईएमएफ की वैल्यू हमेशा आरएमएस ही दी जाएगी, अनटिल और अनलेस स्पोकन। अगर मान लो स्पेसिफिकली उसने बोल दिया कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, फिर तो इंस्टेंटेनियस है। स्पेसिफिकली उसने बोल दिया पीक वैल्यू है, फिर पीक वैल्यू है, राइट। जैसे ये आपका E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, I इक्वल टू आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा है ना। तो आपकी आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, इसकी और इसकी दोनों की? ई आरएमएस आएगा आपका बेटा ई नॉट अपॉन रूट टू, आई आरएमएस आ जाएगा आई नॉट अपॉन रूट टू, है ना। तो इन एसी सर्किट्स वी विल ऑलवेज डिस्कस about RMS value. We will never discuss about instantaneous or peak values until or unless specifically spoken in the question. बोला जाएगा तब आएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, इन एसी सर्किट्स, ये नोट कर लीजिए आप, इन एसी सर्किट्स वी ऑलवेज discuss RMS values. RMS values. अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहा कि किसी सर्किट में करंट इतना बह रहा है ना, तो इसका मतलब वो RMS करंट है। पीक वैल्यू जो है ना, बोलेंगे तो फिर वो बोलेंगे पीक वैल्यू, जब तक बोला नहीं जाए आप RMS ही लेंगे। यानी कि अगर आपको एसी सर्किट्स में कभी कुछ नहीं बोला, केवल आपको ईएमएफ कह दिया कि देयर इज एन ईएमएफ अप्लाइड इज दिस, तो मान लो आपको ईएमएफ अप्लाइड बोल दिया 200 वोल्ट, इसका मतलब आरएमएस है। आपको ईएमएफ अप्लाइड बोल दिया सपोज 150 वोल्ट, इसका मतलब आरएमएस है ना। करंट आपको बोल दिया 10 एम्पियर, इसका मतलब आरएमएस है ना। अगर वो पीक वैल्यू बोलेंगे तो फिर स्पेसिफिकली बोलेंगे, आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज भी कभी नहीं लेनी, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं मीन स्क्वायर वैल्यू की बात कर रहा था। मीन स्क्वायर वैल्यू कुछ नहीं होती, बस वो जो अंडर रूट लिया था ना हमने लास्ट में, उसको हटा देते हैं, बस वो मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई। तो मैं मीन स्क्वायर वैल्यू को और भी अच्छी तरह से लिखूंगा, पता क्या? मैं लिखूंगा मीन स्क्वायर वैल्यू। पता है मीन स्क्वायर वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर करूंगा। ये लो मीन स्क्वायर हो गया। भाई हमने जब आरएमएस निकाला था तो पहले स्क्वायर किया था, फिर मीन किया था, फिर रूट किया था। अब वो रूट का कार्यक्रम खत्म, तो स्क्वायर कर दो, बस। समझ गए ना? इसलिए अब इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एसी सर्किटरी। मेजरमेंट ऑफ एसी ईएमएफ एंड करंट। मेजरमेंट ऑफ एसी ईएमएफ एंड करंट। देखो बेटे, हम जब एसी ईएमएफ या करंट का मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ बड़ी मुसीबत है। जैसे आपका डीसी वोल्ट मीटर जो होता है वो फेल हो जाएगा, एसी वोल्ट मीटर जो है ये भी फेल हो जाएगा। डीसी वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर, ये सब फेल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे फेल? एक्चुअल में डीसी वोल्ट मीटर में क्या होता है कि इस एक इंडिकेटर होता है, डीसी वोल्ट मीटर में एक इंडिकेटर होता है ना। हाँ, जब आप इसमें कोई सर्किट में करंट फ्लो करते हैं तो ये अगर पॉजिटिव करंट आया तो इंडिकेटर इधर आता है, नेगेटिव करंट आता है तो इंडिकेटर इधर आता है, पॉजिटिव करंट आता है तो इंडिकेटर इधर, नेगेटिव करंट आता है तो इंडिकेटर इधर होता है। डीसी वाला, अच्छा डीसी एमीटर, सॉरी, डीसी वोल्टमीटर, डीसी एमीटर बेटा। तो ये फेल हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों ही फेल होंगे, डीसी एमीटर भी फेल होगा, वोल्टमीटर भी फेल होगा। इसके पीछे क्या होगा कारण मैं बता रहा हूँ कि ये जो इंडिकेटर होता है ना,
इसमें जब पॉजिटिव करंट आना शुरू होगा तो इधर जाएगा, नेगेटिव करंट आना शुरू होगा तो इधर आएगा। बेचारा ये जो इंडिकेटर है ना, ये फैसला ही नहीं ले पाता कि जाऊं किधर। ये इंडिकेटर की हालत बड़ी खराब हो जाती है ना। एसी ईएमएफ कैसा है आप देखो, एसी ऐसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और 1 सेकंड में 50 बार होता है, मतलब 50 साइकिल होते हैं 1 सेकंड में। इंडिया में एसी की जो फ्रीक्वेंसी है ना, एसी की फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है। 1 सेकंड में 50 बार साइकिल कंप्लीट होता है। इसका मतलब 100 बार डायरेक्शन चेंज होती है। 50 बार साइकिल कंप्लीट होता है तो 100 बार डायरेक्शन चेंज होती है। तो 100 बार क्या होता है उसको देखो, इंडिकेटर का मैं आपको स्टाइल बता रहा हूँ क्या होता है बेचारे इंडिकेटर का हाल। इंडिकेटर यहाँ है, ठीक, 1 सेकंड में 100 बार डायरेक्शन बदलेगी। तो क्या होता है, एक बार आता है पॉजिटिव करंट, एक बार आता है पॉजिटिव करंट। जैसे ही पॉजिटिव करंट आता है, इंडिकेटर चाहता है ऐसे जाना, लेकिन इतनी देर में, जितनी देर में वो जाने की ट्राई करता है ना ऐसे, उतनी देर में तो नेगेटिव करंट आ जाता है। फिर जाने की ट्राई करता है इधर, फिर उतनी देर में पॉजिटिव करंट आ जाता है। अब बेचारा यहीं रह जाता है, जाता ही नहीं है, क्योंकि इसका इनर्शिया होता है। हर चीज़ में इनर्शिया होता है, बिना इनर्शिया की कोई चीज़ इस दुनिया में पाई नहीं जाती। तो इस इंडिकेटर में भी इनर्शिया है। तो इस इनर्शिया के कारण क्या होता है, वो इंडिकेटर वहीं रह जाता है, चलता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है, हिल ही नहीं पाता, यानी जीरो बताते हैं। आपने लगाया एसी एमीटर, एसी वोल्टमीटर को नापने के लिए, जीरो बता देगा। क्यों जीरो? इसलिए बताएगा बेचारा कि वो 1 सेकंड में 100 बार उसको हिलना होता है, ऐसे 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 ऐसे, तो वो हिलता ही नहीं है, इनर्शिया हिलने नहीं देता उसको। हाँ, जितनी देर में बेचारा राइट साइड चलने की ट्राई करता है, उतनी देर में तो आदेश आ जाता है, अब आप लेफ्ट जाइए। अब आप देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बेचारा, मान लो मैं बहुत मतलब आज्ञाकारी व्यक्ति हूँ, है, मान लो ऐसा हूँ, है ना। मुझे किसी ने आदेश दिया गो टू राइट, गो टू लेफ्ट। अब जितनी देर में मैं राइट जाने की ट्राई करूँगा, उतनी देर में तो अगला आदेश आ गया गो टू लेफ्ट। ये लो बेचारा, मैं क्या करूँ? यही हाल होता है इसका। तो इसलिए आपके डीसी वोल्टमीटर और डीसी एमीटर यहाँ पे फेल है। अब हम क्या करेंगे फिर? अब हम बताएंगे एसी को हम कैसे मेजर करेंगे। तो एसी को मेजर करने के लिए हम, पता है, हॉट वायर वोल्टमीटर और हॉट वायर एमीटर काम में लेंगे। हॉट वायर वोल्टमीटर, हॉट वायर एमीटर काम में लेंगे। तो देखिए कैसे इसका कंसेप्ट है, हीट के ऊपर बेस्ड होते हैं ये। हीट क्या होता है? I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT को क्या कहते हैं आप? V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये बेटा हीट होती है। तो कुछ नहीं होता, सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस वायर होता है। रेजिस्टेंस वायर में हम करंट फ्लो करते हैं, जिसको मेजर करना है। फिर वो वायर गर्म होता है, वायर गर्म होकर के फैलता है। तो वो जो फैलता है ना, वो मेजरमेंट है करंट का, वो मेजरमेंट है करंट का। देखिए कैसे होता है, हॉट वायर वोल्टमीटर, हॉट वायर एमीटर का मेजरमेंट बना रहा हूं मैं, है ना। तो आपके स्केल जो आता है ना इसमें, वो हीट प्रोपोर्शनल टू क्या है? I स्क्वायर है। जब हीट प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है, और आपको मैं बताऊं कि जो एक्सपेंशन होता था LT इक्वल टू L01 प्लस अल्फा T। मैं आपको देखो ये सारी बात बताता हूँ, एक्चुअल में होता क्या है, सच में जो सीन होता है ना वो समझा देता हूँ मैं आपको। एक बहुत जो है ना हाई रेजिस्टेंस का एक्सपेंसिबल वायर होता है, जो एक्सपेंड हो सकता है। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, एक्सपेंडेबल वायर है, हाई रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पर हम एक इंडिकेटर लगा देते हैं, और यहाँ एक स्लाइड वो लगा देते हैं गेज, जिससे वो इधर उधर रेल लगा देते हैं। रेल के ऊपर ये इंडिकेटर चलता रहता है, तो ये इंडिकेटर चलता रहता है यहाँ से, है ना। हाँ, अब यहाँ स्केल बना रहता है, क्या बना रहता है? यहाँ पे स्केल बना रहता है, और इंडिकेटर इधर उधर चलता रहता है। यहाँ से हम क्या करते हैं? करंट फ्लो करते हैं, जिसका भी मेजरमेंट करना होता है।
अगर आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना होता है तो हम ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर करना होता है तो हम करंट मेजर कर सकते हैं। वैसे आजकल आपके घरों में जो मीटर लगा रहता है ना, वो बड़ा इजी मीटर होता है, बहुत आसान मीटर होता है। आजकल वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पे काम करता है। उसमें क्या होता है, मेजरमेंट बहुत आसान होता है और गर्मी वर्मी भी नहीं होती कुछ भी। पहले जो होता था ना, उसमें क्या होता था कि जो करंट फ्लो होता था, हम उसके पैरेलल में से छोटा सा करंट निकाल करके और हॉट वायर एमीटर बनाते थे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बहा देते थे हम, ना 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 ना, पूरा का पूरा बहाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे मान लो करंट यहाँ से जितना आएगा उसमें से थोड़ा सा करंट हम मीटर में भेज देंगे, बाकी करंट जो है ना हम बाईपास निकालेंगे। कैसे? जैसे यहाँ से मान लो ये करंट मेजरमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम करंट इधर से पास कर देंगे, बहुत थोड़ा सा करंट हम मीटर के अंदर डालेंगे, मीटर के अंदर डालेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ के बाद फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो वापस अब जाएगा सारा करंट सर्किट के अंदर। आपका ये जो पार्ट है ना, ये पोर्शन मेजर होगा। फिर हम जानते हैं क्या होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, यहाँ का जो मेजरमेंट आएगा वो इसके बराबर ही होगा, तो इसलिए आपका टोटल मेजरमेंट आएगा वो एक्चुअल में, है ना। हाँ, तो जैसे आप देखिए, हम डीसी में क्या करते थे, डीसी के अंदर भी तो हम यही करते थे कि जब हमको करंट मेजर करना होता था तो हम पैरेलल में एक चीज़ लगा देते थे और मेजर कर लेते थे। तो पूरा पूरा हम नहीं काम में लेते थे करंट को, राइट। ऐसा ही यहाँ भी करेंगे हम। अब हमारे लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो है स्केल का डिवीजन। यहाँ बेटा स्केल का जो डिवीजन आएगा ना, वो स्क्वायर में आएगा। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि जब ये वायर फैलता है तो लेंथ टेम्परेचर के साथ में बढ़ती है ना। और हीट, आपको पता है हीट के दो फॉर्मूले मैं बताऊंगा। हीट का एक फॉर्मूला होता है ms डेल्टा थीटा, ये होता है, और डेल्टा थीटा टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो हीट के प्रोपोर्शन में आता है, और लेंथ में जो चेंज आता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शन में आता है। सोचिए हीट इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, ये टेम्परेचर में चेंज हीट के प्रोपोर्शन में आएगा, और लेंथ में जो चेंज आएगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शन में आएगा। बिल्कुल। तो यहाँ तक तो लीनियर हुआ, लेकिन जो हीट है वो स्क्वायर है, वो स्क्वायर है, ये समस्या है। तो अब हमारा जो इसका जो स्केल बनेगा ना, वो स्केल इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। सबसे पहले 0 आएगा, 0 के बाद में 1 आएगा, है ना। 1 के बाद में 4 आएगा, 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 4 आएगा। आप समझिए इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि इस तरह का स्केल होता है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 है ना। वो क्या होगा, डिवीजन जो है ना वो स्क्वायर रेशियो में आएगा। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, इस रेशियो में डिवीजन आएगा। तो ये एसी के डिवीजन आएंगे, करेक्ट। ये सब कल हमने पढ़ाया था, एक मिनट से देखते हैं कितना टाइम हो गया। हाँ, ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ाई थी। अब हम आज थोड़ा सा बातें और कर लेते हैं हल्की सी, जिससे कि थोड़ा चैप्टर आगे बढ़े। देखिए, एसी सर्किट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 3-4 एलिमेंट्स हैं। रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ एसी सर्किट। एलिमेंट्स ऑफ एसी सर्किट। तो देखिए, एलिमेंट्स ऑफ एसी सर्किट में आर आएगा, एल आएगा और सी आएगा और ईएमएफ आएगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ आएगा, है ना। हाँ,
आर, एल और सी एंड सोर्स ऑफ ईएमएफ आएगा, राइट। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल, ओम्स लॉ इज वैलिड, ओम्स लॉ वैलिड है, यहां पर पूरा पूरा अप्लाई होगा। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है I इक्वल टू E अपॉन जो है ना रेजिस्टेंस। अब यहाँ रेजिस्टेंस जो वर्ड है ना, इसमें थोड़ा सा पंगा पड़ेगा, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, अगर केवल R है तो इसके रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, R को हम क्या बोलेंगे? केवल रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। अगर सर्किट में R लगा हुआ है तो व्हाट रेजिस्टेंस दिस हैविंग, इट इज दिस। L जब लगेगा तो ये इंडक्टर है, L क्या है? इंडक्टर है। इंडक्टर जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट करता है उसे हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। नाम बदल गया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम है ना। यूनिट क्या होगी? ओम ही होगी। मैं आपको ये छोटी छोटी बातें बता देना चाह रहा हूँ कि आपके जो एसी सर्किट्स हम पढ़ेंगे, जो कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। अब ये जो भी है बेटा, इसको हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपका ये RLC सर्किट जो है, इसके अंदर आपके अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं। किसी सर्किट में आपके केवल रेजिस्टेंस हो सकता है एसी सर्किट में, किसी में L भी हो सकता है, C भी हो सकता है, किसी में तीनों भी हो सकते हैं, है ना। तो अलग अलग हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इसका जो नाम आएगा, रेजिस्टेंस के कारण ओम ही होगी यूनिट, तो यहाँ भी यूनिट ओम ही होगी। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन XL होगा। C को हम कहेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस आता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी भी यूनिट ओम ही आएगी। इसको कहते हैं XC। क्या होता है XC? क्या होता है XL? क्या इसकी वैल्यूज होती हैं? क्या मेजरमेंट होता है? कैसा एक्सप्रेशन होता है? ये सब बात हम आपको बताएंगे। लेकिन ये XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा, तीनों को अगर मिला देते हैं, तीनों को मिला देते हैं तो R, XL और XC, तीनों का जो रिजल्ट आता है, इसको हम कहते हैं Z। इस Z को कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। तो आप लोग बात को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको ये जो AC के एलिमेंट्स है ना, इस पर थोड़ा सा बात कर लेना चाहता हूँ, और आप बहुत सावधानी से मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये इस चैप्टर का सारा जो है ना निचोड़ यहीं पर है कि आपको जो AC सर्किट के सवाल आएंगे उसमें 4 चीज़ें देंगे। वो देखो क्या क्या चीज़ें देंगे आपको। R दे सकते हैं, L दे सकते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर C दे सकते हैं, R, L और C आपको दे सकते हैं, है ना। हाँ, आपको सोर्स ऑफ EMF देंगे, करंट की वैल्यू देंगे। यहाँ आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जब तक ये ना दे दे में कोई स्टेटमेंट, तब तक आप वैल्यूज को हमेशा RMS मान के चलेंगे। अगर RMS के अलावा कोई आपको देना होगा ना, इनको कुछ अलग वैल्यूज, जैसे पीक वैल्यू देना होगा, या इंस्टेंटेनियस वैल्यू देना होगा, या मीन स्क्वायर वैल्यू देने की इच्छा होगी, तो फिर ये बोलेंगे क्वेश्चन के अंदर। जब तक क्वेश्चन में कुछ बोला न जाए, जैसे पीक वैल्यू नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो आप RMS ही मानकर चलेंगे, है ना। इफ क्वेश्चन मेकर इज साइलेंट अबाउट द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वैल्यू, यू हैव टू एज्यूम इट इज व्हाट? RMS वैल्यू। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको जो सर्किट दिया जाएगा, उस सर्किट में 3 चीज़ें होंगी। R होगा, L होगा, C होगा। R को वो रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, है ना। L वाली जो बात है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाएगा। C वाली बात को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाएगा। यूनिट ओम ही होगी। अब इसके रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो अलग होंगे। जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस का रिप्रेजेंटेशन XL होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का XC होगा, और इनका तीनों का रिजल्टेंट जो होगा कि भैया 3 सर्किट में जुड़े हुए हैं। मान लो कोई सर्किट आपको ऐसा दे दिया जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, तीनों ही सर्किट में अवेलेबल हैं, तो उसका रिजल्टेंट आएगा।
रिजल्टेंट जो आएगा उसे हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। जेड को हम बोलेंगे इम्पीडेंस। इस इम्पीडेंस की यूनिट क्या होगी? ये भी ओम ही होगी, है ना। ओम्स लॉ बिल्कुल अप्लाई होगा। ओम्स लॉ क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। ओम्स लॉ देखिए क्या होगा, है ना, I इक्वल टू ई अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखो, अगर आपको वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए तो आप लिखेंगे आई आर। आपको अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर चाहिए तो आप लिखेंगे आई इंटू एक्स एल। अगर आपको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर चाहिए तो आप लिखेंगे आई इंटू एक्स सी। अगर आपको टोटल वोल्टेज चाहिए सारे सर्किट का, नेट वोल्टेज, तो आप लिखेंगे आई इंटू जेड। यानी गेम पूरा वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है, है ना। बस थोड़ा सा आपको इनमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। और एक्चुअल में इनके डिफरेंस की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? असली प्रॉब्लम बता दूं मैं आपको। एसी के चैप्टर में आपको जो सबसे ज़्यादा समझना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा आपको। मैं अलग डिफरेंट स्याही से लिख रहा हूँ, डिफरेंट इंक से लिखता हूँ। जो आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा वो चीज़ बता देता हूँ। वो काम आएगा थीटा, फेज डिफरेंस। सारा चैप्टर इस फेज डिफरेंस के ऊपर चलेगा। कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल के लेक्चर में आपको समझ में आएगा कि हाउ दिस फेज डिफरेंस इज प्लेइंग अ बिग रोल इन द चैप्टर। और अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो ये चैप्टर के सारे सवालों का हाल ऐसा है कि आप केवल देखते ही कर दोगे। बस कुछ करना धरना नहीं है, पेन वैन नहीं चलाना, बिना पेन चलाए आंसर आएगा, ठीक है। और नहीं समझोगे, आप डिले करोगे, रेगुलराइज नहीं रहोगे, रेगुलर नहीं रहोगे, तो भैया ये चैप्टर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। नमस्ते।